वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में नील मोक्ष साथ खाना खा रहे होते हैं, तभी नील सवाल करता है, तुझे फ्लावर किसने भेजा था? मोक्ष खाते खाते नील के सवाल को सुन रुक जाता है और नील को देखने लगता है। फिर उसके कान के पास जाता है और कहता है, एक बात बताऊं, तू किसी को शेयर नहीं करेगा। जब मोक्ष ये बात कहता है तो नील मोक्ष के कान में जा कहता है, तुम्हारा कोई बात मैं किसी से शेयर नहीं करता, तू बेझिझक कह सकता है। दोनों को इतना क्लोज देख कोलिन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो पहले से ही नील की थप्पड़ से गुस्से में था, अब नील को मोक्ष के करीब जाता देख और गुस्से से उबल रहा होता है। वही कोई और भी दोनों को इतना करीब देख आग बबूला हो रहा होता है। अनिरुद्ध जो ऊपर से ही अपने केबिन के ग्लास वॉल के पास खड़ा हो नीचे कैंटीन की तरफ देख रहा होता है। वो गुस्से में अपने हाथ का मुट्ठी बना खुद में कहता है, इस लड़के को तो मैं। इतना कह वो चुप हो जाता है और बस अपनी कठोर नज़र से देख रहा होता है। वही अनिरुद्ध के पीछे खड़ा चिराग अनिरुद्ध को इतने गुस्से में देख डर से कांप रहा था और अपने मन में सवाल करता है, मोक्ष किसी के साथ भी रहे, सर को इतना गुस्सा क्यों आता है, और वो तो लड़का ही है। चिराग को अब तक कुछ नहीं पता था। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो भी सकता है, क्योंकि आज तक वो अनिरुद्ध को मोक्ष के अंकल के नज़र से ही देखा था और मोक्ष को अनिरुद्ध के नेफ्यू के नज़र से। चिराग अपने ख्यालों में खोया था, तभी अनिरुद्ध चिराग को ऑर्डर देता है, ढेर सारे चॉकलेट मोक्ष के लिए लेकर जाओ। ये सुन चिराग कहता है, ओके सर। इतना कहने के बाद वो जाने लगता है। वही अनिरुद्ध दूर से दोनों को देखते हुए सिगरेट निकाल उसे जला गुस्से में सिगरेट के कस लेने लगता है। दूसरी ओर नील को जब पता चलता है अनिरुद्ध ही उसका बॉयफ्रेंड था तो वो अपने उदासी से भरे आवाज में धीरे से कहता है, उफ, मुझे अभी अभी नया प्यार हुआ था, वो भी तुम्हारा हो गया। इस बात को कहने के बाद वो आगे कुछ कहता कि तभी कोलिन वहां उसके कान के करीब जा अपने धीमे आवाज में कहता है, आई लव यू। इतना कहने के बाद कोलिन वहां से जाने लगता है। वही नील हैरानी से कोलिन की तरफ देखने लगता है। तभी मोक्ष सवाल करता है, कोलिन ने क्या कहा? इस सवाल को सुन नील, जिसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो चुका था, वो मोक्ष की तरफ देखता है, फिर अपने मन में कहता है, इसे थप्पड़ खाने के बाद भी मुझसे मजाक सूझ रहा है। अपने मन में इतना कहने का बाद नील खड़ा हो कहता है, मैं बाद में बताता हूँ। इतना कहने के बाद वो जाने लगता है तो मोक्ष को कुछ समझ नहीं आता है, वो बस उसे जाता देखने लगता है। वो उसकी नज़र से ओझल हो गया तो वो भी खड़ा हो वहां से जाने लगता है। वहीं दूसरी ओर नील कोलिन के पास जाता है। कोलिन एक खाली रूम में सोफे पर बैठा था। नील उसके पास जा खड़ा हो गुस्से में चिल्लाकर कहता है, ये क्या वाहियात मजाक है? नील के बातों और गुस्से को देख कोलिन नील का हाथ पकड़ अपने गोद में खींच लेता है तो नील खुद को छुड़ाने का कोशिश करने लगता है। वही कोलिन उसे अपने बाहों में जकड़ उसके कान के करीब जा अपने सेडेक्टिव आवाज में कहता है, कोलिन मजाक नहीं करता है, मैं सीरियस हूँ। कोलिन के इस बात को सुन अपने आप को छुड़ाने का कोशिश करना नील बंद कर कोलिन को देखने लगता है। तभी कोलिन उसके चेहरे पर अपने हाथ को रख उसके आंखों में देख कहता है, मुझे नहीं पता मुझे तुमसे कब प्यार हो गया। तुम्हें जब पहली बार देखा तो मुझे बहुत चिढ़ हो रहा था, पर फिर पता नहीं कब वो चिढ़न प्यार में बदल गया, इसका एहसास भी मुझे नहीं हुआ। ये बात सुन नील हैरान था। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से हैरानी के साथ कोलिन को देख रहा था। तभी कोलिन उसके होंठों के करीब जाते हुए कहता है, मुझे पता है तुम भी मुझसे प्यार करते हो। इतना कहने के बाद उसके होंठों को अपने होंठों में बसा लेता है और नील को प्यार से किस करने लगता है तो नील की आंखें बंद हो जाती है। तभी कोलिन उसके होंठों को किस करते हुए अपने मन में सोचता है, पहले सोचा था तुम्हारे करियर को बर्बाद कर अपना बदला लूंगा, पर अब तुम्हें प्यार का एहसास करवा कर ऐसी तकलीफ दूंगा कि तुम जिंदगी भर इस दर्द से बाहर नहीं आ पाओगे। अपने मन में इतना कहते हुए उसके होंठों को प्यार से किस करते हुए उसे सोफे पर लेटा देता है और खुद उसके ऊपर आ उसकी आंखों में देखने लगता है। फिर अपने हाथ को उसके चेहरे पर रख अपने हाथ को प्यार से फेरते हुए बहुत प्यार से नील के आंखों में देखते हुए अपने मन में कठोरता से कहता है, तुम्हारे कारण मैं अपना सब कुछ खो दिया, अब तुम्हारी बारी है नील सब कुछ खोने का। इतना कहने के बाद उसके गर्दन को कोलिन किस करने लगता है। वहीं नील की आंखें बंद हो जाती है और वो कोलिन के प्यार को महसूस करने लगता है। कोलिन जिस तरीके से उसे प्यार कर रहा था, कोलिन की सोच का अंदाजा उसे जरा भी नहीं होता है। वही कोलिन नील के गर्दन पर लव बाइट देते हुए उससे दूर हो उसके माथे को चूम अपने मन में कहता है, ये तो शुरुआत है, धीरे धीरे तुम्हें अपने प्यार में डूबा कर तुम्हें दर्द दूंगा। इतना अपने मन में कहने के बाद वो दूर हो कहता है, ये सही जगह नहीं है। इस बात को सुन नील अपनी आंखें खोल लेता है और झट से उठकर बैठ अपनी नजरें झुका लेता है। नील का चेहरा टमाटर की तरफ लाल हो चुका था और वो कुछ कह नहीं पा रहा था। तभी कोलिन खड़ा हो उसके सिर पर अपने हाथ को रख कहता है, मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो और मैं भी।
इतना कहने के बाद कोलिन नील को वहां अकेला छोड़ जाने लगता है। वहीं नील अपने नजरों को उठा कोलिन की तरफ देखते हुए अपना मन में कहता है, क्या सच में कोलिन मुझसे प्यार करने लगा है? फिर वो लड़की जिसके करीब कोलिन कल था। अपने मन में ये सवाल करने के बाद नील सोफे पर ही लेट जाता है और अपनी आंखें बंद कर अपने होंठों को छूने लगता है। कोलिन का एक किस उसे बेचैन कर चुका था। वहीं दूसरी तरफ मोक्ष के पास चिराग चॉकलेट के साथ आता है तो मोक्ष अपने इधर उधर देखता है। इस वक्त वहां कोई नहीं था तो चिराग पर गुस्सा होते हुए कहता है, भैया अब ये सब क्या है? मोक्ष जब गुस्से में सवाल करता है तो चिराग हिचकिचाते हुए कहता है, मोक्ष ये सर का ऑर्डर है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। चिराग की मजबूरी मोक्ष अच्छे से समझ रहा था। वो चॉकलेट ले गुस्से में अनिरुद्ध के केबिन जाने को था, तभी मोक्ष को अनिरुद्ध का कहा बात याद आता है। अगर उसका ऐसे करने से वो उसके पास आता है तो वो ऐसा ही करेगा। इस बात को याद करते ही मोक्ष चॉकलेट ले वापस वहीं बैठ गया और चिराग मोक्ष को ऐसा करता देख अपने मन में कहता है, दोनों के बीच क्या चल रहा है, कुछ समझ ही नहीं आता है। अपने मन में इतना कहने के बाद चिराग कहता है, मोक्ष मैं जाऊं? इस बात को सुन मोक्ष कहता है, हाँ भैया आप जाए। ये सुन चिराग राहत से भरी सांस ले जाने लगता है। वही मोक्ष चिराग के जाने के बाद उन चॉकलेट को देखता है। मोक्ष को चॉकलेट बहुत पसंद था तो वो पहले देखता है, फिर अपने मन में कहता है, एक खा लेता हूँ फिर सब वापस रख दूंगा, एक भी नहीं छूंगा फिर। इतना कहने के बाद एक उठा उस रैपर को खोलता है फिर खाने लगता है। वही अनिरुद्ध स्क्रीन पर देख रहा था। मोक्ष एक चॉकलेट खाने के बाद फिर चॉकलेट को देखने लगता है और अपने हाथ आगे बढ़ाता है, पर फिर अपने हाथ पीछे कर देता है और अपने मन में कहता है, आई हेट यू, आपको पता है मुझे चॉकलेट पसंद इसलिए। इतना ही कह वो रुक जाता है और अपने दांत पिसता है। वहीं दूसरी तरफ मोक्ष के एक एक हरकत को देख अनिरुद्ध मुस्कुरा रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में आदित्य जय के घर पहुंच जाता है। फिर अपनी कार से बाहर निकल वो घर के दरवाजे के पास जा घर का बेल रिंग बजाता है तो जय जो सोफे पर बैठा आदित्य के आने का इंतजार कर रहा था वो जल्दी से दरवाजे के पास जा दरवाजा खोल देता है। आदित्य जय को देखता है तो जय के सिर पर हाथ रख कहता है, सॉरी मुझे किसी काम से विक्रांत के पास जाना पड़ा इसलिए आने में लेट हो गया। जय को ड्रिंक का स्मेल आ रहा था तो जय ने कहा, कोई बात नहीं मैं सारा डिनर रेडी कर दिया हूँ, वैसे क्या आपने ड्रिंक किया है? जय की बातें और सवाल सुन आदित्य अंदर आते हुए कहता है, तुम्हें डिनर बनाने का जरूरत नहीं था और हाँ विक्रांत के साथ बस कुछ शिट ड्रिंक का ले लिया था। ये सुन जय कहता है, ओके आप फ्रेश हो जाओ, मैं भैया को कॉल कर पूछता हूँ वो कहाँ है। इस बात को सुन आदित्य जय को अपने गोद में उठा कहता है, जरूरत नहीं है। इतना कहने के बाद उसे सोफे पर रख आदित्य उसके करीब जाने लगता है तो जय आदित्य के इतने करीब आते पा उसकी सांसें गहरी होने लगती है और वो अपने गहरी सांसें लेते हुए कहता है, भैया ने हमें करीब आने से मना किया है। इस बात को सुन आदित्य उसके चेहरे पर अपने हाथ को प्यार से फेरते हुए कहता है, भैया क्या कहे हैं और क्या कहेंगे इसका फिक्र मत करो। इतना कहने के बाद वो जय के होंठों के करीब जा उसके होंठों को प्यार से चूमने लगता है। आदित्य के प्यार से चूमने से जय की आंखें बंद हो जाती है। वही आदित्य अपने किस को और पेसिनेट करते हुए जैसे ही अपने हाथ उसके सीने पर ले जा शर्ट के बटन को खोलना शुरू करता है तो घर का बिल रिंग बजने लगता है। तो आदित्य इरिटेट हो उससे दूर हो कहता है, तुम्हारे भाई को किसी दिन मैं एक रूम में बंद कर दूंगा। आदित्य जब चिढ़ते हुए ये बात कहता है तो जय के होंठों पर मुस्कान आ जाता है और वो आदित्य को खुद से दूर कर मुस्कुराते हुए कहता है, आप फ्रेश हो जाओ। इतना कहने के बाद वो दरवाजे के पास जाने लगता है। वही आदित्य अपने आंखों को बंद कर अपने सिर को पीछे सोफे पर टिका लेता है। तभी विराज जय के साथ अंदर आता है और आदित्य को सोफे पर अपने आंखों को बंद कर बैठा देखता है तो विराज कहता है, लगता है कुछ हुआ है। इस सवाल को सुन आदित्य इरिटेशन से भरी नजर से विराज को देखता है। फिर गुस्से में आदित्य कहता है, तुम। इतना कहने के बाद वो कुछ न कह गुस्से में खड़े हो रूम के अंदर जाने लगता है तो विराज आदित्य की हरकत को देख मुस्कुराने लगता है। फिर जय को अपने पास आने को कहता है तो जय अपने भाई के पास जा बैठ जाता है। तो विराज जय के सिर पर अपने हाथ रख प्यार से फेरते हुए कहता है, जय तुम आदित्य से प्यार करते और वो तुमसे, और मैं तुम दोनों के खिलाफ नहीं हूँ, पर आदित्य के साथ रहना मतलब तुम्हारे लाइफ को बहुत रिस्क में डालना है। मुझे पता है आदित्य जिससे प्यार करता उसे प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत कुछ करता है, पर बहुत बार आदित्य उसे खुद से दूर भी कर देता है। तो मैं चाहता हूँ पहले मैं आदित्य को पूरी तरह से परख लूँ कि वो सच में तुम्हारा केयर कर तुम्हें कभी कुछ होने तो नहीं देगा, इसलिए मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट हूँ। अपने भाई का बात सुन जय अपने भाई के गले से लग जाता है और कहता है, भैया मुझे पता है आप जो करते हो मेरे भलाई के लिए करते हो। ये सुन विराज के होंठों पर मुस्कान आ जाता है।
वही आदित्य जल्दी से फ्रेश हो बाहर आता है और दोनों भाई को बातें करते हुए देख वो जा सोफे पर बैठ जाता है। तभी जय कहता है, मैं खाना गर्म करके ले आता हूँ। इतना कहने का बाद वो भागते हुए जाने लगता है। तभी जय के जाने के बाद विराज कहता है, आदित्य मुझे पता है तुम अब तक जय को अपने इनलीगल कामों के बारे में नहीं बताए हो ना अपना पास्ट। विराज की बातों को सुन आदित्य कहता है, इससे क्या फर्क पड़ता है। इस बात को सुन विराज कहता है, फर्क ये पड़ता है कि जो तुम करते हो उस कारण तुम्हारे बहुत से दुश्मन हैं और इस वजह से मेरे भाई को कुछ भी हुआ तो। विराज के इस बात को सुन आदित्य कहता है, विराज मेरे इनलीगल कामों में तुम भी साथ देते थे तो उस वक्त क्या तुम्हें ये एहसास नहीं हुआ तुम्हारे काम के वजह से तुम्हारे भाई फैमिली को हार्म हो सकता है। इस बात को सुन विराज कहता है, मुझे खुद पर यकीन था मैं अपने फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। जब विराज ये बात कहता है तो आदित्य कहता है, जैसे तुम्हें खुद पर भरोसा था वैसे ही मुझे भी है और जय के सामने वो सारी बातें करने की जरूरत नहीं क्योंकि इसका अंजाम तुम्हें भी पता है। उसे हम दोनों से नफरत हो जाएगा क्योंकि जय ना ही बिजनेस वर्ल्ड को जानता है ना ही लोगों को। उसे बस सही गलत देखना आता है पर बिजनेस वर्ल्ड का बादशाह बनना है तो बुरा काम करना पड़ता है। आदित्य की बातों को सुन विराज कहता है, मैं तुम्हारा साथ दिया क्योंकि मुझे अपना बदला लेना था पर मैं कभी इस सच को जय के सामने नहीं आने दूंगा क्योंकि मुझे पता है मेरा भाई बहुत इनोसेंट है, इन बातों को समझ नहीं पाएगा पर मैं बस चाहता तुम उसे हर चीज़ से प्रोटेक्ट करना खासकर अपने पेरेंट्स से। इतना कहने के बाद अपने एक्सीडेंट को याद करते हुए विराज कहता है, तुम्हारे पेरेंट्स की वजह से मैं अपने भाई से दादी से इतने वक्त तक दूर रहा हूँ। अब मैं नहीं चाहता जो मेरे साथ हुआ वो मेरे भाई के साथ कभी हो। विराज की बातों को सुन आदित्य कहता है, अब वो कुछ नहीं कर सकता है। दोनों इस बारे में बातें कर रहे होते हैं तभी जया कहता है, चलिए आप दोनों। ये सुन दोनों खड़े हो जाते हैं फिर तीनों साथ डाइनिंग टेबल पर जा बैठ जाते हैं और साथ खाना खाने लगते हैं। खाना खत्म होने के बाद विराज अपने रूम चला जाता है और आदित्य और जय अपने रूम आने के बाद जय पढ़ाई करने लगता है। साथ ही वो ग्रुप में माही और रचना से बात कर रहा होता है। उस ग्रुप में मोक्ष भी था। जब तीनों बात कर रहे होते हैं तभी मोक्ष का बहुत दिनों के बाद रिप्लाई आता है, कैसे हो तुम तीनों। मोक्ष के इस मैसेज पर रचना नाराजगी जताते हुए कहती है, टाइम मिल गया तुम्हें। साथ ही गुस्से वाले इमोजी जिसके रिप्लाई में मोक्ष कहता है, तुम गुस्सा करते हुए बिल्कुल भी प्यारी नहीं लगती हो। मोक्ष के ऐसे जवाब पर माही लिखती है, वह मोक्ष क्या बात है, अमेरिका जाने के बाद तुम्हें फ्लर्ट करना आ गया है। इस मैसेज में मोक्ष रिएक्ट करते हुए कहता है, नहीं नहीं बस एक प्यारी सी दोस्त को गुस्से में नहीं देख सकता हूँ, वैसे मैं यहाँ हर दिन तुम तीनों को बहुत मिस करता हूँ। इस बात पर जय टाइप करता है, तुम एग्जाम देने आओगे ना कॉलेज। सवाल सुन मोक्ष जवाब देता है, हाँ। तब रचना का मैसेज आता है, तुम आओ फिर मैं बताऊंगी तुम्हें। रचना की बातों पर माही जवाब देती है, तुम अकेले नहीं हम तीनों मोक्ष को बताएंगे। मैसेज में ये सारी बातें चल रही होती है तभी आदित्य सावर ले आता है और जय के पीछे खड़ा हो उसके मैसेज पढ़ने लगता है। फिर जय के हाथ से उसका फोन ले कहता है, पढ़ाई पर ध्यान दो। इतना कहने के बाद वो जय का फोन अपने साथ ले जा बेड पर बैठ जाता है और जय के फोन में मैसेज पढ़ने लगता है। तभी माही मैसेज करती है, जय तुझे एग्जाम के अलावा पूछने के लिए कोई बात नहीं होता है क्या। माही के इस मैसेज पर आदित्य जवाब देता है, और तुम्हें पढ़ाई के अलावा सब बातों में इंटरेस्ट होता है। मैसेज जय ने तो नहीं लिखा था, सभी जय का नेचर अच्छे से जानते थे। तभी रचना और मोक्ष बस अजीब सा रिएक्शन भेजते हैं। वही माही कुछ सोचते हुए टाइप करती है, भैया आप हो। इस सवाल को देख मोक्ष हैरान रहता है और वो टाइप करता है, माही तुम्हारे भाई क्यों मैसेज करेंगे। इस सवाल को सुन माही को समझ नहीं आया क्या कहे। वही रचना तो टाइपिंग करना ही बंद कर दी थी। तभी आदित्य मैसेज करता है, हाँ मैं हूँ। ये मैसेज देख मोक्ष को कुछ समझ नहीं आता है। तभी माही मैसेज करती है, भैया आपको शर्म नहीं आता जय के फोन लेने और मैसेज करने में। अपनी बहन का ऐसा मैसेज देख आदित्य कहता है, अपने बॉयफ्रेंड का फोन चलाने में कैसा शर्म। इस मैसेज को देख मोक्ष जो कोल्ड कॉफी पी रहा होता है उसके मुंह से कॉफी बाहर आ जाता है और वो खांसने लगता है। तो उसके बगल में बैठा नील सवाल करता है, क्या हुआ तुझे मोक्ष। मोक्ष नील को हैरानी से देख कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। इस बात को सुन नील सवालिया नज़र से उसे देख कहता है, किस बात का यकीन नहीं हो रहा है तुझे। जब नील ये सवाल करता है तो मोक्ष उसे देखता है फिर कहता है, आदित्य दीवान। इतना कह उसे समझ नहीं आता है आगे वो कैसे बताए। तभी अनिरुद्ध जो उसके पीछे खड़ा था वो मोक्ष के करीब जा कहता है, आदित्य का याद तुम्हें बहुत आ रहा है। अनिरुद्ध के आवाज को सुन मोक्ष झट से अपने चेहरे को मोड़ देखता है। अपने चेहरे को मोड़ता है तो दोनों इतने करीब होते हैं कि दोनों के होंठ बेहद करीब होते हैं। नील इस नज़ारे को देख शांति से उठ वहां से जाने लगता है।
उस रूम में बस नील और मोक्ष ही थे। जब दोनों के होंठ इतने करीब होते हैं तो अनिरुद्ध और मोक्ष दोनों ही अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाते हैं। अनिरुद्ध उसके होंठों पर अपने होंठ हल्का टच करता ही है कि तभी मोक्ष की आंखें बंद हो जाती है। वही चिराग को पता होता है अनिरुद्ध उस रूम की तरफ गया है तो वो भी कुछ बताने के लिए उस रूम की तरफ जाने लगता है। तभी चिराग दरवाजे के पास आ खड़ा होता है और अनिरुद्ध को मोक्ष के होंठों को चूमता देख हैरान हो जाता है। वो जल्दी से साइड हो दीवार से टिक गहरी सांसें लेते हुए अपने मन में कहता है, मैं ये क्या देख लिया। खुद में ये कहने के बाद वो कुछ सोच समझ पाता कि तभी उसे कुछ लोग इधर आते दिखते हैं। तो वो लोग जैसे सामने आते हैं तो चिराग बीच में आ जाता है और सभी को वहां से भेज देता है। वही मोक्ष अपने होश में आता है, फिर अनिरुद्ध को खुद से दूर कर खड़ा हो वहां से जाने लगता है। तो अनिरुद्ध भी अपने कदम बढ़ाते हुए मोक्ष जैसे दरवाजे से बाहर निकलता अनिरुद्ध उसके हाथ को पकड़ दीवार से टिका उसके आंखों में देखता है तो मोक्ष जिसका चेहरा लाल हो चुका था 21 से, वो अपने चेहरे को इधर उधर करते हुए कहता है, कोई देख लेगा। ये सुन अनिरुद्ध कहता है, देखने दो। जब मोक्ष ये सुनता है तो अनिरुद्ध को देखने लगता है। तभी अनिरुद्ध सवाल करता है, तुम आदित्य का नाम क्यों ले रहे थे। इस सवाल को सुन मोक्ष खुद को छुड़ाते हुए कहता है, नहीं बताऊंगा। पर मोक्ष अनिरुद्ध के पकड़ से आजाद नहीं हो पा रहा था। वही मोक्ष के जवाब को सुन अनिरुद्ध उसे और कस के जकड़ अपने कठोर आवाज में कहता है, बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। यही ऐसे ही पकड़े रहूंगा, फिर कोई देख लेगा तो तुम समझना। अनिरुद्ध के बातों को सुन इरिटेशन से भरे नजर से अनिरुद्ध को देख आखिर में गुस्से में बता ही देता है, जय आदित्य भैया का बॉयफ्रेंड है। ये सुन अनिरुद्ध मोक्ष को छोड़ देता है और उसे हैरानी से देखते हुए कहता है, व्हाट। अनिरुद्ध के छोड़ने से मोक्ष अनिरुद्ध का रिएक्शन का परवाह किए बिना वहां से भागते हुए जाने लगता है। तभी अनिरुद्ध अपने होश में आ मोक्ष को भागते हुए जाता देख अपने मन में कहता है, ये आदित्य सच में जय को पसंद करता है, भरोसा नहीं हो रहा है। अपने आप में इतना कहने के बाद वो अपना केबिन में जाने लगता है। अपने केबिन में जाने के बाद अनिरुद्ध अपने चेयर पर बैठ जाता है और उसे कॉलेज का दिन याद आने लगता है। फ्लैशबैक, जब उन तीनों को पता चला था अनिरुद्ध को मोक्ष में इंटरेस्ट है तब उसी शाम को चारों विक्रांत के मेंशन में होते हैं। तभी आदित्य का कॉल आता है तो वो पूल के पास बात करने चला जाता है। वही अनिरुद्ध भी सुकून से भरा सांस लेना चाहता था तो वो खड़ा हो लोन के पास जा दीवार से सट अपने आंखों को बंद कर लिया था। तभी आदित्य फोन में बात करना खत्म कर वापस आता है तो लॉन में अनिरुद्ध को अपनी आंखें बंद कर खड़ा हो देख कहता है, मैं बस शौक था। आदित्य की आवाज को सुन अनिरुद्ध अपने आंखों को खोल लेता है और आदित्य की तरफ देखता है। तो आदित्य आगे कहता है, ये तुम्हारा चॉइस है पर मुझे यकीन करने में थोड़ा टाइम लगेगा और सच कहूँ तो मैं इमेजिन नहीं कर सकता किसी लड़के को लड़के से प्यार कैसे हो सकता है। आदित्य के इस बात को सुन अनिरुद्ध कहता है, प्यार किसी से भी हो सकता है आदित्य, पर तुम्हें समझ नहीं आएगा क्योंकि तुम लड़कियों को बस अपने सेटिस्फैक्शन के लिए इस्तेमाल करते हो। जब तुम अपनी ज़रूरत के लिए किसी का इस्तेमाल करना बंद कर किसी के लिए फील करना शुरू करोगे तब तुम्हें समझ आएगा। अनिरुद्ध के इस बात पर आदित्य कहता है, प्यार इंसान को कमज़ोर करता है। फ्लैशबैक एंड अनिरुद्ध आदित्य के आखिरी बात को याद कर अपने आंखों को खोल खुद में कहता है, जिस इंसान को ये लगता था प्यार इंसान को कमज़ोर करता है उसे प्यार हो गया और वो हमेशा अपना रात किसी लड़की के साथ बिताता फिर जैसे। इतना कहने के बाद वो रुक जाता है और अपने सिर को हिला कहता है, मैं इस बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ। इतना कहने के बाद वो अपना काम करने लगता है। तभी केबिन डोर नॉक होता है तो अनिरुद्ध अंदर आने का इजाज़त दे देता है। तभी चिराग केबिन के अंदर आता है और अनिरुद्ध के पास जा खड़ा होता है तो उसके सामने वही सीन चलने लगता है। वही अनिरुद्ध जब देखता है आकर भी कुछ नहीं चिराग कह रहा है तो उसे देख सवाल करता है, क्या हुआ, यहाँ क्यों आए हो, कुछ बोलना है या फिर ऐसे ही खड़े रहना है। अनिरुद्ध के सवाल को सुन चिराग झट से अपने होश में आता है और कहता है, सर शिप को। चिराग इतना कहा ही था कि अनिरुद्ध उसके बात को बीच में काटते हुए कहता है, मैं हैंडल करता हूँ। ये सुन चिराग कहता है, ओके सर। अनिरुद्ध उससे जाने का इशारा कर देता है। फिर आदित्य को कॉल करता है तो आदित्य जो नींद में था वो इरिटेट हो अपने फ़ोन को उठा देखता है। अनिरुद्ध का कॉल आता देख वो बेड से उतर कॉल उठा विंडो के पास जा अनिरुद्ध के बात को सुने बिना ही कहता है, इतनी रात को क्यों कॉल किए हो। इस सवाल पर अनिरुद्ध कहता है, अमेरिका में तो रात हो नहीं रहा है तो सोचा तुम्हें थोड़ा परेशान कर लूं। अनिरुद्ध के बातों को सुन आदित्य अपने आंखों को रोल कर कहता है, तुम कब से बातों को घुमाने लगे, पॉइंट पर आओ। इस बात को सुन अनिरुद्ध कहता है, तुम क्या चाहते हो आदित्य, मैं तुम्हारे काम के बीच आऊं। तुम और विक्रांत बार बार मेरे रास्ते में आकर मुझे उकसा रहे हो, मैं भी ऐसा ही कुछ करूं क्या। अनिरुद्ध के इस बात को सुन आदित्य कहता है, तुम कौन सा नहीं करते हो,
तुम भी हर वो प्रोजेक्ट को पाने का कोशिश करते हो जो हम चाहते हैं। ये सुन अनिरुद्ध कहता है, चलो ठीक है, अब देखो बस मैं एक भी प्रोजेक्ट तुम दोनों का नहीं होने दूंगा। इस बात को सुन आदित्य शैतानी मुस्कान के साथ कहता है, आदित्य दीवान के पास बहुत तरीका है किसी चीज को अपना बनाने का। इस बात को सुन अनिरुद्ध कहता है, ये तो मुझे पता है, पर जीत कर भी तुम ही हारते हो ये भी मुझे पता है, पर मुझे ये नहीं पता था तुम्हें लड़कों में इंटरेस्ट है। इस बात को सुन आदित्य कहता है, तुम ये जानकर करोगे भी क्या। जब आदित्य गुस्से में ये बात कहता है तो अनिरुद्ध कहता है, कुछ नहीं, मैं तो बस शौक था ये जानकर कि हर रात डिफरेंट लड़की के साथ रात बिताने वाला आदित्य दीवान प्यार में पड़ा भी तो एक कॉलेज के मासूम लड़के के प्यार में। अनिरुद्ध के बातों को सुन आदित्य कहता है, तुम मुझसे ये बात मत कहो, जब तुम्हें प्यार हुआ था तब तो वो इतना छोटा था कि उसे पता भी ना हो तुम उससे क्या चाहते हो। जब आदित्य ये बात कह रहा था तभी जय आदित्य के पास आ जाता है तो आदित्य जय को देख शांत हो जाता है। तभी अनिरुद्ध कहता है, सही कह रहे हो, पर मैं तुम्हारे जैसा नहीं था ना, विमेनाइजर। ये सुन आदित्य जय को देखता है और कहता है, अनिरुद्ध तुम्हें यही सब बात करना है तो मैं कॉल कट कर रहा हूँ। अनिरुद्ध का नाम सुन जय अपने बड़े बड़े आंखों से हैरानी के साथ देखने लगता है। तभी अनिरुद्ध कहता है, आदित्य मुझे अपना टाइम वेस्ट तुम पर करने का कोई शौक नहीं है, तुम मेरे शिप को रोकने की कोशिश मत करो, नहीं तो मैं भी बहुत कुछ रोक सकता हूँ। ये सुन आदित्य कुछ कहना चाहता था पर जय को अपने तरफ ऐसे देखता पा उसका हाथ पकड़ अपने बाहों में खींच कहता है, फाइन। ये सुनते ही अनिरुद्ध मुस्कुराते हुए कहता है, जब तुम एक ही बार में बात समझ जाते हो तो बहुत अच्छा लगता है। इतना कहने के बाद आदित्य का आगे कोई बात ना सुन अनिरुद्ध कॉल कट कर देता है। वही आदित्य इरिटेट हो अपने कान से फोन हटा अपने मन में कहता है, तुम्हें तो बाद में देख लूंगा। अपने मन में वो ये बात कह रहा था तभी जय आदित्य से कहता है, मैंने सुना था आप और अनिरुद्ध भैया राइवल है। फिर अनिरुद्ध भैया का कॉल। बस इतना कह वो खामोश हो जाता है। तभी आदित्य कहता है, बस कुछ काम की बातें हो रही थी, अब चलो सो जाओ। इतना कहने के बाद वो जय को अपने साथ ले जाने लगता है। तभी जय सवाल करता है, आप दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ है, क्योंकि मैंने सुना था आप दोनों कभी बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। जय के सवाल को सुन आदित्य बेड पर जा उसे अपने हाथ के इशारे से अपने पास बुलाता है तो जय उसके पास चला जाता है। तभी उसे अपने बाहों में भरे आदित्य कहता है, जय जो तुमने सुना है वो सही है और सही नहीं भी है। दोस्ती में जरूरी नहीं हमेशा साथ रहना या सामने से सपोर्ट करना ही दोस्ती कहलाता है। हमारे बीच जो भी इश्यू है वो कभी हमारे दोस्ती को खत्म नहीं कर सकता है, क्योंकि हम चारों एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, पर कभी भी हम चारों एक दूसरे को रिवील नहीं करेंगे, क्योंकि हम चारों एक दूसरे के साथ कितना भी लड़ ले किसी और को हमारे बीच नहीं आने देंगे। आदित्य की बातों को सुन जय कहता है, जब आप चारों की दोस्ती इतनी अच्छी है तो आप चारों लड़ते क्यों हो। जय के इस सवाल को सुन आदित्य कहता है, क्योंकि मैं बुरा हूँ और वो अच्छा, और बुरा इंसान बुरा ही काम करता है और अच्छा अच्छा ही। अब इससे ज्यादा मुझे एक्सप्लेन नहीं करना तो सो जाओ, नहीं तो मैं अपना लिमिटेशन को क्रॉस कर दूंगा। आदित्य के इस बात पर जय अपने आंखों को बंद कर लेता है, पर आंखों को बंद करने के बाद भी वो कहता है, आप बुरे नहीं हो। जय के इस बात को सुन आदित्य उसके माथे को प्यार से चूम अपने मन में कहता है, काश मैं नहीं होता, पर मैं हूं, पर तुम्हारे लिए मैं कभी बुरा साबित नहीं होना चाहता हूं। इतना कहने के बाद वो उसे अपने बाहों में भर अपने आंखों को बंद कर लेता है और ये रात धीरे धीरे पार होने लगता है। सुबह का वक्त हो चुका था। जय का नींद खुलता है तो आदित्य उसे अपने साथ हमेशा की तरह सामने नहीं पाता है, तो वो उठ बेड से उतर बाथरूम चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ रचना बेड पर खामोश बैठी थी। तभी उसका फोन बजता है तो वो अपना फोन उठा देखती है। विहान का कॉल आ रहा था तो वो फोन साइलेंट कर साइड में रख देती है और अपने आप में कहती है, मेरा दिल आप पर यकीन करने को कहता है, पर इतने सारे सबूत देखती हूँ तो मेरा दिमाग कहता है यकीन मत करो। मुझे आपसे बहुत प्यार है, पर मेरा दिल और दिमाग खुद में ही जंग कर रहा है। अपने बात को कहने के बाद उसके आंखों से आंसू आने लगता है। तभी उसके फोन में मैसेज का नोटिफिकेशन आता है विहान का, तो रचना उठा देखती है। मैसेज में लिखा था, कॉल करो या मैं आज ही सगाई की बात करने आ जाऊंगा। विहान की धमकी को पढ़ रचना गुस्से में फोन लगा देती है। फिर जैसे ही विहान कॉल उठाता है तो रचना चिल्लाकर कहती है, मुझे उम्मीद नहीं था मैं इतने घटिया इंसान से प्यार कर रही हूँ। रचना की बातों को सुन विहान कहता है, मैं घटिया हूँ, मैं पागलों की तरह तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे बातें किए बिना रह नहीं पाता हूँ, तो ये घटिया इंसान का पहचान हो गया तुम्हारे नज़र में। विहान की बातों को सुन रचना फीकी मुस्कान के साथ कहती है, विहान आप प्यार करते तो कभी धमकी नहीं देते, और आपने क्या कहा मुझसे बात किए बिना रह नहीं सकते हो, तो याद करिए एक एक वीक आप मुझसे बात नहीं करते थे, और इसका रीजन सच में बिजनेस वर्क है या कुछ और पता नहीं। रचना की बातों को सुन विहान कहता है,
मैं तुम्हें क्या प्रूफ ला कर दूं कि मैं सच में बिजनेस के कामों में ही बिजी था। विहान की बातों को सुन रचना कहती है, विहान मुझे फ्रेश होने जाना है। जब उसके बात को इग्नोर करते हुए रचना ये बात कहती है तो विहान कहता है, कॉलेज खत्म होने के बाद कॉलेज में ही रहना, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। अपने बात को कहने के बाद वो बिना रचना का कुछ बात सुने कॉल कट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में रात का वक्त हो रहा होता है। मोक्ष उसी जगह में आज अकेले गया था और गाना गा रहा होता है। मोक्ष की पॉपुलैरिटी की वजह से वहां बहुत लोग मौजूद थे। वहीं अनिरुद्ध भी वहां चला जाता है और मोक्ष के गाने को सुनने लगता है। मोक्ष के हर एक गाने के शब्द में बस अपने प्यार का जिक्र था, जिसे सुन अनिरुद्ध के होंठों पर मुस्कान आ जाता है और वो मुस्कुराते हुए मोक्ष का गाना सुनने लगता है। मोक्ष को इस बात का खबर नहीं था कि अनिरुद्ध भी उसका गाना सुन रहा है, बस उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे अनिरुद्ध आसपास है। कुछ वक्त में गाना खत्म होने को था, तभी अनिरुद्ध उठ पीछे की तरफ चला जाता है। वहीं मोक्ष अपना गाना खत्म कर ऑडियंस की तरफ देखता है, फिर अपने दिल में हाथ रख अपने मन में कहता है, आप मेरे आसपास हो, यह एहसास मुझे क्यों आ रहा था। अपने सवाल को अपने मन में करने के बाद वो ऑडियंस को उसके लिए तालियां और वन मोर का नारा लगाता सुन बस मुस्कुरा कर वो थैंक यू कह देता है। फिर वहां से जाने लगता है। जैसे ही अंदर जाता है और वहां से बाहर जाने को होता है, तभी किसी का हाथ उसके हाथ में आता है और वो अपने तरफ अंधेरे की तरह किनारे में खींच अपने बाहों में जकड़ लेता है। वहां हल्की चांद की रोशनी खिड़की से आ रही होती है और सामने खड़े अनिरुद्ध का अट्रैक्टिव चेहरा मोक्ष को नजर आता है, तो मोक्ष एक पल के लिए उसके आंखों में देखने लगता है। फिर अपने सेंस में वो अलग होने को था, पर तभी अनिरुद्ध उसे अपने बाहों में और जकड़ते हुए कहता है, मेरे लिए गाना गाते हो और मेरे ही करीब आना नहीं चाहते हो। अनिरुद्ध की बातों को सुन मोक्ष एक पल के लिए खामोश हो जाता है, फिर अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करना बंद कर अनिरुद्ध के आंखों में देखते हुए कहता है, आप गलत समझ लिए हो, वो गाना आपके लिए नहीं था। जब मोक्ष ये बात कहता है तो अनिरुद्ध उसे खुद से और सटा कहता है, मेरे लिए नहीं था, फिर गाने के लाइन में तुमने ये क्यों लिखा था, तुम्हारे साथ बिताया वो एक हसीन रात तुम्हारे जिंदगी का सबसे खास हिस्सा है, जिसे तुम कभी नहीं भुला सकते हो। तुमने अपना गाने के लाइन में ये क्यों कहा था, जो दर्द मैंने दिया उससे तुम्हें बहुत तकलीफ हुआ, पर उस दर्द के बाद भी तुम्हें मुझसे प्यार है। जब अनिरुद्ध उसके गाने का लाइन उसे याद दिलाता है तो मोक्ष निशब्द हो जाता है और वो अपनी नजरों को बस फेर लेता है। तो अनिरुद्ध उसके चेहरे पर अपने हाथ को रख उसे जबरदस्ती अपनी ओर दिखाते हुए कहता है, मैं तुमसे तब से प्यार करते आया हूँ जब से तुम्हें प्यार का मतलब भी पता नहीं था, पर आज जिस तरीके से हम दोनों अलग हैं वो सोचकर मैं तुमसे दूरी बनाकर रखता था, पर तुम्हें मुझसे प्यार हो गया और बार बार मेरे इतने करीब आने लगे, तो मैं जिस दिल को पत्थर बना दिया था उसे तुम वापस दिल बनाने लगे। फिर वो सच बाहर आ गया और मेरा डर हकीकत में बदल गया। इतना कहने के बाद अनिरुद्ध मोक्ष के गले से लग जाता है और आगे कहता है, तुम्हारे ना रहने पर ये दिल खामोश हो गया था और इन आंखों में बस बेताबी और दर्द भरा था, पर तुम्हारे पास आने से वापस इस खामोश दिल में शोर होने लगा है और इन आंखों में उम्मीद जागने लगा है। अनिरुद्ध की बातों को सुन मोक्ष के आंखों में आंसू भर गया था, पर वो अपने आंसू बहने से रोकने का नाकाम कोशिश करता है। तभी अनिरुद्ध उससे दूर हो मोक्ष के कंधे पर अपने हाथ को रख मोक्ष के आंखों में टिके आंसू को देखता है तो कहता है, मैं अपने दर्द को आंसू में बयां नहीं कर सका तुम्हारे पास आकर मोक्ष, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए इतना रो चुका हूँ कि आंसू भी अब खत्म हो गई थी, पर तुम्हारे आंखों में मैं आंसू देख रहा हूँ तो मुझे इतना दर्द हो रहा है कि वापस। इतना कहते ही अनिरुद्ध की आंखों में आंसू भर जाता है और वो कुछ नहीं कहता है। तभी मोक्ष अपने नजरों को ऊपर करता है तो देखता है अनिरुद्ध की आंखों से आंसू बह रहा है। आज से पहले मोक्ष ने कभी अनिरुद्ध की आंखों से आंसू बहते हुए नहीं देखा था। उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है और वो अपने छोटे हाथों को अनिरुद्ध के सख्त गाल पर ले जा उसके आंखों से आंसू पोंछ देता है तो अनिरुद्ध अपने गिरे पलकों को उठा मोक्ष की तरफ देखता है। तभी मोक्ष कहता है, जो आपसे हुआ है उसे भूलना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, पर मैं भूलने की कोशिश कर सकता हूँ, पर मुझे इसके लिए वक्त चाहिए। इतना कहने के बाद वो अनिरुद्ध को खुद से दूर कर जाने लगता है तो अनिरुद्ध उसे इस बार ना रोक उसे जाता देख खुद में कहता है, तुम्हें जितना वक्त चाहिए मोक्ष ले लो, पर इस बार हम एक होंगे तो दोबारा हम कभी अलग नहीं होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अपने बात को कहने के बाद अनिरुद्ध अपने आंसू पोंछ देता है। वही मोक्ष अपने वैन में बैठ जाता है तो ड्राइवर वैन स्टार्ट कर देता है। वही अनिरुद्ध अपने कार में जा बैठ निकल जाता है। दूसरी ओर मोक्ष वैन में बैठा खिड़की से बाहर देखते हुए अनिरुद्ध की कहे बात और आंसू याद करने लगता है। फिर अपने आंखों को बंद करते हुए अपने मन में कहता है, काश मम्मा नैना को याद करते हुए आप होती, मुझे आज आपकी बहुत याद आ रही है। मोक्ष बहुत छोटा था जब अपने पेरेंट्स को खो दिया था, इसलिए वो जब भी दुखी होता था तो अक्सर अपनी नैना मम्मा को ही याद किया करता था।
अनिरुद्ध के बारे में सोचते हुए उसे नींद आ जाती है और वो अपने सपनों की दुनिया में खो जाता है। बड़े से गार्डन में जहां वो और उसकी मॉम नैना बैठा करती थी और घंटों बातें किया करती थी, उसी जगह पर मोक्ष बैठा था। तभी उसके बगल में नैना बैठ जाती है। अपनी नैना मम्मा को देख मोक्ष के आंखों में आंसू भर जाता है और वो अपनी मम्मा को गले से लगा लेता है और नींद में ही रोने लगता है। तभी नैना उसके बालों को प्यार से सहलाते हुए कहती है, मोक्ष बेटा तुम रोते हो तो मुझे भी बहुत हॉट होता है। ये सुन मोक्ष नैना से दूर हो जाता है। तभी नैना उसके आंखों से आंसू पोंछते हुए सवाल करती है, क्या हुआ मोक्ष, तुम रो क्यों रहे हो? इस सवाल को सुन मोक्ष रोते हुए नैना से दूर हो उन्हें देखने लगता है। तभी नैना उसके आंखों से आंसू पोंछते हुए कहती है, मुझे पता है अनिरुद्ध की वजह से रो रहे हो ना। इस बात को सुन मोक्ष नैना के आंखों में देखते हुए कहता है, मम्मा आपको हर बात कैसे पता चल जाता बिना मेरे कहे? ये सुन नैना कहती है, भले मैं तुम्हारी अपनी मम्मा नहीं हूं पर तुम्हें मैं पाली हूं तो मुझे कैसे पता नहीं चलेगा। इतना कहने के बाद वो मोक्ष के माथे को प्यार से चूम लेती है और कहती है, मोक्ष अनिरुद्ध ने जो किया अनजाने में किया है और अनजाने में की गई गलती गलती नहीं होती है बेटा। इस बात को सुन मोक्ष नैना को बस देखने लगता है। तभी उसके कानों में आवाज आने लगता है, मोक्ष सर, मोक्ष सर। तो मोक्ष के सामने से नैना गायब होने लगती है और उसकी आंखें झटके के साथ खुलती है और वो अपने इधर उधर देखने लगता है। तभी उसे ड्राइवर की आवाज आती है और उसे एहसास होता है वो पहुंच चुका है। तो वो वेन से बाहर निकल बिल्डिंग के अंदर जाने लगता है और नैना की कही बातों को सोचने लगता है। वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध अपने कार को दूर रोक मोक्ष को बिल्डिंग के अंदर जाते हुए देखता है। फिर जैसे ही वो अंदर चला जाता है तो वो अपने कार घुमा वहां से जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में सुबह हो चुका था। विक्रांत का नींद खुलता है और वो अपने बेड से उतर फ्रेश हो अपने फ़ोन को ले जिम रूम जाता है और फ़ोन साइड में रख एक्सरसाइज करने लगता है। तभी एक्सरसाइज रूम का दरवाज़ा नॉक होता है तो विक्रांत एक्सरसाइज करते हुए ही कहता है, कमिंग। तो एक खूबसूरत सी लड़की दरवाज़ा खोलती है और अंदर आ जाती है। लड़की को देख विक्रांत रुक जाता है और उसकी तरफ देखने लगता है। उसकी तरफ देखते हुए वो सवाल करता है, तुम इंडिया कब आई? इस सवाल को सुन लड़की कहती है, बस आज ही तो सोची अपने खरदूश भैया से मिलने आ जाऊं। इस बात को सुन विक्रांत अपने आंखों को रोल कर लेता है। वही लड़की जिसका नाम रूही था और वो दिखने में बेहद खूबसूरत थी। रूही विक्रांत की मौसी की बेटी थी और उसकी मौसी का डेथ हो गया था तो विक्रांत के पेरेंट्स ने ही उसे पाला था और बड़ी होने के बाद वो अब्रॉड पढ़ने चली गई थी। विक्रांत उसके पास अपने पसीने को पोंछते हुए कहता है, तुम यहाँ क्यों आए हो, घर क्यों नहीं गई? इस सवाल को सुन अपने होंठों का पाउट बना रूही कहती है, भैया मैं पहले आपसे मिलने आई हूँ पर आप हो की। इतना कह अपने हाथ को बांध अपना मुंह फूला खड़ी हो जाती है तो विक्रांत कहता है, मुझसे पहले बिना कोई वजह के मिलने तो नहीं आ सकती हो तुम। जब विक्रांत ये बात कहता है तो सिल्ली सा मुस्कान देते हुए रूही कहती है, वैसे मैं सुनी हूँ आपकी गर्लफ्रेंड बन गई है तो आप मुझे कब मिलवा रहे हो? इस सवाल को सुन विक्रांत कहता है, मिलवा दूंगा, अभी यहाँ से जाओ। इतना कहने के बाद वो जाने लगता है तो रूही अपने भाई के पीछे जाते हुए कहती है, कैसे भाई हो आप, कोई अपनी बहन से ऐसे बात करता है क्या? मैं 3 साल बाद इंडिया आई हूँ पर आपको ना मुझे देखकर खुशी है ना आप अच्छे से बात कर रहे हो। रूही के बक बक को सुन विक्रांत कहता है, तो आए ही क्यों, वही रह जाती, मैं तो इन 3 सालों में भूल ही गया था मेरी कोई बहन भी है। विक्रांत की ऐसी बातें सुन रूही मुंह फुला लेती है पर फिर भी विक्रांत के पीछे जाते हुए बकबक किए जा रही होती है जिससे विक्रांत पूरे तरीके से इरिटेट हो चुका था। विक्रांत रुक जाता है तो रूही भी रुक जाती है। तभी विक्रांत कहता है, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, हॉल में बैठो। ये सुन रूही मुस्कुराकर कहती है, ओके। फिर हॉल में जाने लगती है। वही विक्रांत अपने रूम के अंदर जा अपने रूम के दरवाजे को बंद कर नहाने चला जाता है। कुछ वक्त के बाद आदित्य किसी काम से विक्रांत के मेंशन आता है। अंदर आने के बाद वो रूही को सोफे पर बैठा देखता है पर उसकी तरफ वो ध्यान न दे सोफे पर जा बैठ जाता है। तभी एक सर्वेंट वहां आता है। वही रूही आदित्य को देखती है और आदित्य सर्वेंट की तरफ देखते हुए कहता है, विक्रांत को इन्फॉर्म करना मैं आया हूँ। इस बात को सुन सर्वेंट की जगह रूही कह पड़ती है, भैया तो नहा रहे हैं। ये सुन आदित्य रूही की तरफ देखता है फिर कहता है, ओके। वही सर्वेंट फिर सवाल करता है, सर आपके लिए क्या लाऊं? इस सवाल को सुन आदित्य अपने वही शरद आवाज में कहता है, नथिंग। ये सुन सर्वेंट वहां से चला जाता है। सर्वेंट के जाने के बाद आदित्य अपने फोन को निकाल उसमें कुछ करने लगता है। वही रूही आदित्य को बस देखती रहती है और अपने मन में कहती है, एटीट्यूड में थोड़ा भी चेंजेस नहीं आया है, क्या आदित्य की गर्लफ्रेंड बन गई होगी?
अपने बातों को मन में कह मन में ही सवाल करने के बाद एक गहरी सांस भर आदित्य से मुस्कुरा कर कहती है, आप मुझे पहचाने नहीं? इस सवाल को सुन आदित्य अपने रूखे आवाज में ही कहता है, पहचाना? जवाब सुन रूही मुस्कुरा कर कहती है, तो रूही को हाय हेलो क्यों नहीं किए? जब रूही ये बात कहती है तो आदित्य रूही से कहता है, हेलो। तभी विक्रांत भी वहां आ जाता है और आदित्य को देख कहता है, आदित्य तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ? सवाल सुन आदित्य कहता है, कुछ बात करना था, स्टडी रूम चले। आदित्य जब ये कहता है तो रूही अपना मुंह बना कहती है, रूही अब्रॉड से सीधा यहाँ आई है और रूही को आप लोग अकेले छोड़ दोगे? रूही के बचकानी तरीके से बात सुन विक्रांत कहता है, रूही तुम्हें यहाँ नहीं मॉम डैड या नानू के पास जाना चाहिए, सब तुम्हारा वेट कर रहे होंगे और मैं रात को वही आ जाऊंगा तो ड्राइवर के साथ तुम चली जाओ। विक्रांत की बातों को सुन रूही अपना मुंह फुला लेती है। ये देख विक्रांत परेशान रहता है और अपने मन में कहता है, इससे ज्यादा समझदार तो मेरी अनाया है। अपने मन में वो ये बात कह रहा था। वही अनाया आज संडे था इसलिए विक्रांत को सरप्राइज देने के लिए आ जाती है, पर जब अंदर आती है तो विक्रांत आदित्य के साथ एक खूबसूरत सी लड़की को देखती है। तभी अनाया को देख विक्रांत उसे देख हैरान हो जाता है। वही रूही और आदित्य भी देखते हैं। तभी रूही खड़ी हो मुस्कुराकर कहती है, यही है भैया आपकी गर्लफ्रेंड? इस सवाल को सुन विक्रांत कहता है, हाँ। वही अनाया को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। वो अपने आगे आए बाल को नर्वसली पीछे करने लगती है। अनाया को नर्वस होता देख विक्रांत उसके पास जा उसके कंधे पर हाथ रख देता है तो अनाया अपने चेहरे को ऊपर कर विक्रांत की तरफ देखती है। तभी विक्रांत मुस्कुरा कर उसे देखता है। विक्रांत को ऐसे मुस्कुराता देख रूही अपने होंठों का पाउट बना कहती है, आप कितने बुरी है भैया, जब से मैं आई हूँ एक बार भी नहीं मुस्कुराए पर आपकी नन्ही सी गर्लफ्रेंड आई तो मुस्कुराए जा रहे हैं। अपनी बहन के कमेंट को सुन विक्रांत अपनी बहन को किल लुक देता है, फिर थोड़े कठोर लहजे में कहता है, शट अप। इतना कहने के बाद अनाया की तरफ देख कहता है, तुम्हें नर्वस फील करने का जरूरत नहीं है, ये मेरी बहन रूही है और तुम दोनों बातें करो, मैं आदित्य के साथ कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर आता हूँ। इस बात पर अनाया बस सिर हिला देती है। वही रूही अनाया के हाथ को पकड़ अपने साथ सोफे के पास ले जाने लगती है। वही आदित्य खड़ा हो जाता है। फिर विक्रांत और आदित्य स्टडी रूम की तरफ चले जाते हैं। वही दोनों के जाने के बाद रूही अपने हाथ को आगे बढ़ा कहती है, हाय मैं रूही खुराना। ये सुन अनाया अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहती है, अनाया अग्निहोत्री। ये सुन रूही मुस्कुरा अपने हाथ मिला लेती है। फिर अनाया और रूही अपने हाथ पीछे करती है। तभी अनाया सवाल करती है, आपका सरनेम खुराना क्यों है? इस सवाल को सुन रूही के होंठों पर मुस्कान था पर उसके चेहरे पर हल्की उदासी छा चुकी थी। वो अपने उसी लहजे में कहती है, क्योंकि मैं भैया की अपनी बहन नहीं हूँ बल्कि वो मेरे मौसेरे भाई है। मॉम डैड के जाने के बाद मौसा जी और मासी ने ही मेरा ध्यान रखा है। जब अनाया को पता चलता है रूही के मॉम डैड नहीं है तो उसे बहुत बुरा लगने लगता है और वो झट से कहती है, सॉरी मुझे ऐसे सवाल नहीं करना चाहिए था। अनाया के इस बात को सुन रूही झट से कहती है, अरे कोई बात नहीं, वैसे भी अब मुझे मेरे मॉम डैड याद नहीं आते हैं क्योंकि मौसा जी और मासी ने बिल्कुल मुझे मॉम डैड जैसा प्यार दिया है, इसलिए मैं उन्हें मौसा जी मासी की जगह मम्मा डैडी बुलाया करती हूँ। दोनों इधर बातें करने में लगे थे। वहीं दूसरी तरफ स्टडी रूम में आदित्य और विक्रांत बैठकर बातें कर रहे थे। तभी आदित्य के बातों को सुन विक्रांत कहता है, आदित्य अगर हम ट्रांसपोर्ट होने भी देते हैं तो हमारा कोई नुकसान नहीं है। इस बात को सुन आदित्य विक्रांत की तरफ देखता है और कहता है, आई नो, इसलिए मैं उसे हाँ कह दिया था। वैसे वो अपने लिटिल लवर को मनाने गया है, मुझे तो लगा था उसे नया देवदास बनना है। इस बात पर विक्रांत के होंठों पर मुस्कान आ जाता है और वो आदित्य से कहता है, वो तो देवदास बन रहा था और तुम इन 1 सालों में क्या बन रहे थे? जब विक्रांत इस बात को कहता है तो आदित्य अपने आंखों को रोल कर देता है और कहता है, मुझे जो चाहिए था वो मिल चुका है वैसे। इस बात को सुन विक्रांत मुस्कुरा देता है और कहता है, अच्छा है, तुम अपने आप को समझ रहे हो अब। जब विक्रांत ये बात कहता है तो आदित्य बस खामोशी के साथ विक्रांत को देखता है, फिर कुछ सोचते हुए कहता है, वैसे तूने सोचा है तू फ्यूचर में करेगा क्या? आदित्य के इस सवाल पर विक्रांत सिगरेट निकाल उसे जला सिगरेट के कस लेते हुए कहता है, सोचना क्या है, जो मेरा है उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता है। जब टाइम आएगा मैं उसे अपना किसी भी हाल में बना लूंगा। विक्रांत की ऐसी बातें सुन आदित्य विक्रांत को देखने लगता है और सवाल करता है, तुझे अनाया में आखिर पसंद क्या है? आदित्य के इस सवाल को सुन विक्रांत के होंठों पर मुस्कान छा जाता है और वो मुस्कुराते हुए कहता है, उसमें ऐसा कुछ नहीं जो नापसंद किया जाए। उसकी मासूमियत, उसकी बातें, उसका सोच, उसकी बचकानी हरकत उसे सबसे अलग बनाता है। विक्रांत के मुंह से किसी लड़की का तारीफ सुन आदित्य मुस्कुरा रहा था। वो मुस्कुराते हुए कहता है, तुम बहुत बदल गए हो विक्रांत।
इस बात को सुन विक्रांत कहता है, मैं तुम्हारे लिए भी ये कह सकता हूँ। दोनों बातों में लगे थे। वही दूसरी तरफ माही जय के घर आई हुई थी। विराज भी आज घर पर ही था। विराज जब जय और माही के लिए कुछ स्पेशल बना रहा होता है तो माही बस विराज को देख रही होती है। तभी जय माही के कान के करीब जा कहता है, तू कहे तो मैं बहाने से बाहर जा सकता हूँ, फिर तू अपना रोमांटिक मूवमेंट जी सकती है। जय की बातों को सुन माही उदासी से भरे नजर के साथ जय को देख कहती है, विराज मेरा हाथ तो जल्दी पकड़ते ही नहीं, रोमांटिक मूवमेंट तो बहुत दूर का बात है। इतना कहने के बाद वो अपना चेहरा लटका लेती है। तभी रचना दरवाजा खुला था तो अंदर आ जाती है और माही को उदास देख उसके बगल में बैठ कहती है, क्या हुआ, तू उदास क्यों है? इस सवाल को सुन माही उसे अपना दुखड़ा बताती है तो रचना अपने धीमे आवाज में कहती है, तुम क्यों ना भैया को सेड्यूस करो। ये सुन माही एक्साइटमेंट के साथ रचना को देख सवाल करती है, कैसे? तो रचना उसके कान में जा उसे बताने लगती है। वही जय दोनों को कानाफूसी करता देख अपने मन में कहता है, मुझे भी बता सकती थी, ऐसे सीक्रेटली बात करने का क्या जरूरत है। वही रचना सब बता देती है तो माही के चेहरे पर मुस्कान छा जाता है। तभी जय अपने मुंह को फूला कहता है, तुम दोनों खुद में ही क्या बातें कर रही हो, मुझे भी बताओ कैसे ड्यूस किया जाता है। इस बात पर माही कहती है, मेरा भाई तो एक मौका नहीं छोड़ता होगा तुम्हारे पास आने का, फिर तुम क्या करोगे जानकर। माही के इस बात पर जय का चेहरा लाल हो जाता है। जय के लाल चेहरे को देख दोनों चिढ़ा रहे होते हैं। तभी विराज आ जाता है और स्पेशल डिश टेबल पर रख कहता है, आज संडे है तो तुम तीनों शांति से स्टडी करोगे, कोई गपसप मस्ती मजाक नहीं। इतना कहने के बाद वो वहां से जाने लगता है। तभी विराज के जाते ही माही कहती है, मुझे इतना खदुश इंसान से ही क्यों प्यार हुआ। ये बात सुन रचना मुस्कुराने लगती है और कहती है, ये सब छोड़ और मिशन में लग जा। जैसे ही रचना ये बात कहती है तो माही रचना को मुस्कुरा कर देखती है, फिर खड़ी हो विराज के रूम जाने लगती है। माही जा रही होती है, वही जय खाते हुए रचना से सवाल करता है, क्या प्लान बताया है तूने?